हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस के लिए 60 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एक्साइज सब इंस्पेक्टर 2019 में पूछा हुआ है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि जास्कर हिमालय निम्न में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्रांस हिमालय। ध्यान रखिएगा, ट्रांस हिमालय के तहत जास्कर हिमालय आता है। ध्यान रखिएगा कि ट्रांस हिमालय के तहत कितनी श्रेणी आती है, तो 3। कौन कौन सा है, तो काराकोरम लद्दाख श्रेणी। ध्यान रखिएगा कि काराकोरम और लद्दाख श्रेणी और ट्रांस हिमालय किसके अंतर्गत आता है, तो जास्कर हिमालय के अंतर्गत आता है। और ध्यान रखिएगा कि काराकोरम श्रेणी के सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो K2 या गार्डस्टीन। ध्यान रखिएगा K2 या गार्डस्टीन जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तब पूछा जाएगा कि भारत के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 या गार्डस्टीन है, जो कहाँ पे स्थित है, तो काराकोरम हिमालय में स्थित है। किसका भाग है, तो जास्कर हिमालय का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो गर्भ में बच्चा पल रहा होता है उसे किसके द्वारा पोषण प्राप्त होता है, तो वो प्राप्त होता है प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा को क्या बोलते हैं, गर्भनाल। ध्यान रखिएगा इसी को बोलते हैं गर्भनाल। ध्यान रखिएगा कि जो प्लेसेंटा होता है ये बच्चे के डायरेक्ट नाभि से जुड़ा होता है। ध्यान रखिएगा बच्चे के डायरेक्ट नाभि से जुड़ा होता है और इसी से बच्चे को पोषण प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा प्लेसेंटा के माध्यम से। इसके बाद है कि हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार किस वर्ष तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। तो ध्यान रखिएगा कि हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार किस वर्ष तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, तो 2030 तक। ध्यान रखिएगा 2030 तक। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो मलेरिया और टीबी इसका भी लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2030 ईस्वी तक ही रखा गया है उन्मूलन का। इसके बाद है कि डरगरिया शिप सर्वप्रथम किन 2 शहरों के बीच चली। तो ध्यान रखिएगा कि जो डरगरिया शिप थी ये सर्वप्रथम किन 2 शहरों के बीच चलाई गई थी, ये चलाया गया था मुंबई से गोवा के बीच चलाया गया था। ध्यान रखिएगा कि मुंबई से गोवा के बीच चलाया गया था डरगरिया शिप। इसके बाद है कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लाहौर में। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो ध्यान रखिएगा कि पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसके बाद है कि इब्सा मार युद्ध अभ्यास का संबंध इनमें से निम्न में से किस देश से नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि इब्सा मार युद्ध अभ्यास का संबंध किस देश का नहीं है, तो वो होगा इसका राइट आंसर म्यांमार। ध्यान रखिएगा म्यांमार। इसके बाद क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है। तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पे ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण है तो कोयला है, पेट्रोल है, मीथेन गैस है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा ये बायो ईंधन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, मीथेन गैस हो गया, ये सभी क्या है, तो बायो ईंधन है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा बायो ईंधन नहीं है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन कर किया रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा कि हैवलॉक द्वीप का नाम जो बदल के रखा गया है वो रखा गया है स्वराज द्वीप। ध्यान रखिएगा हैवलॉक द्वीप का नाम क्या बदल के रखा गया है, स्वराज द्वीप। और नील द्वीप का नाम क्या बदल के रखा गया है, तो शहीद द्वीप। ध्यान रखिएगा कि नील द्वीप का नया नाम क्या है, तो शहीद द्वीप है। इसके बाद राष्ट्रद्वीप का नाम क्या बदल के रखा गया है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ध्यान रखिएगा 3 द्वीपों का नाम चेंज किया गया है। हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप, इसके बाद है नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप, इसके बाद है राष्ट्रद्वीप का नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखा गया है। और ध्यान रखिएगा कि इन्हीं के जन्म दिवस पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मिलान सही है। तो चलिए इसे निम्न में से कौन सा मिलान सही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, चलिए मिलाते हैं इसका। अंग किसकी राजधानी है, तो चंपा की है। ठीक है। इसके बाद है काशी वाराणसी के हैं। इसके बाद है कौशल सरस्वती की है। और वत्स जो है वत्स की राजधानी कहाँ है, तो वो है कौशाम्बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ध्यान रखिएगा कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी, तो 16।
ध्यान रखिएगा कितनी थी, 16। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो कंबोज था, कंबोज, इसकी कंबोज की राजधानी कहाँ थी, हाटक थी। कहाँ थी, तो हाटक थी। इसके बाद है सूरसेन की राजधानी कहाँ थी, तो मथुरा। ध्यान रखिएगा सूरसेन की राजधानी कहाँ थी, तो मथुरा थी। इसके बाद है अस्मक की राजधानी कहाँ थी, तो पोटली। ध्यान रखिएगा अस्मक की राजधानी कहाँ थी, तो पोटली थी। इसके बाद है गंधार की राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला। ध्यान रखिएगा गंधार की राजधानी तक्षशिला। और मत्स्य की राजधानी कहाँ थी, तो विराटनगर। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है निम्न में से कौन सा मिलान सही है, तो चलिए देखते हैं 10 का निम्न में से कौन सा मिलान सही है। चलिए मिलान करते हैं। कल्प, कल्प जो होगा यज्ञ, इसमें यज्ञ की चर्चा की गई है। इसके बाद है छंद, छंद में क्या है, तो शब्दों की उत्पत्ति है। इसके बाद है निरुक्त, निरुक्त में क्या है, तो मंत्र का वर्ड चर्चा की गई है। इसके बाद शिक्षा, शिक्षा में उच्चारण। तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा कि वेदांगों की कुल संख्या कितनी है, तो 6 है। ध्यान रखिएगा वेदांगों की कुल संख्या कितनी है, 6 है। और वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है। तो वेदों को भली भांति से समझने के लिए, यानी अच्छा से समझने के लिए किसका निर्माण किया गया है, तो वेदांग की। वेदांगों की संख्या कितनी है, तो 6 है। चलिए देखते हैं और बच रहा है जैसे ज्योतिष, ज्योतिष इसमें क्या है, तो काल का ज्ञान, काल का ज्ञान। इसके बाद है शिक्षा, शिक्षा इसमें क्या है, वेदों मंत्र का उच्चारण है। ध्यान रखिएगा ये हो चुका है, वेदों मंत्र का उच्चारण हो चुका है। इसके बाद है व्याकरण, व्याकरण में क्या है, तो इसमें है स्वर शब्द का बोध होना। ध्यान रखिएगा जैसे हो गया यहाँ पे व्याकरण, ठीक है, तो एक व्याकरण हो गया। इसके बाद है कल्प हो गया, छंद हो गया, निरुक्त हो गया, शिक्षा हो गया, ठीक है। इसके बाद ज्योतिष। तो ध्यान रखिएगा कि कितने हैं, तो वेदांग तो 6 है। इसके बाद है कि पौधों में निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वृद्धि हार्मोन है, वो होगा एब्सेसिक अम्ल। ध्यान रखिएगा एब्सेसिक अम्ल। तो पौधों में निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन है, तो वो है एब्सेसिक अम्ल। इसके बाद है कि 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है। तो जो 73वां संविधान संशोधन है वो कहाँ लागू नहीं है, तो वो होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो मणिपुर में नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। इसके बाद नागालैंड में है, तो नागालैंड में है, वो मेघालय में है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा कहाँ पे नहीं है, तो अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, नागालैंड में ये पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1992 ईस्वी में हुआ था। और इसी के तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो पूछा जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था का चर्चा किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 11 में है। इसके बाद है कि सीडीबी का पूरा नाम है, तो सीडीबी का पूरा नाम क्या होता है, वो होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा कि सीडीबी का पूरा नाम क्या होता है, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो लखनऊ में। ध्यान रखिएगा कि सीडीबी की स्थापना 1990 ईस्वी में हुई थी, मुख्यालय कहाँ पे है, तो लखनऊ में है। इसके बाद है कि डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाया जाता है, तो कश्मीरी हिरण। तो ध्यान रखिएगा कि डाची जो ग्राम राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में है, तो किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो जम्मू कश्मीर में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कश्मीरी हिरण के लिए। इसके बाद है ये 2008 का क्वेश्चन 2018 का आईपीएल है। तो ध्यान रखिएगा आपको याद रखना है कि 2022 का तो विजेता टीम कौन बना है, तो वो बना है चेन्नई सुपर किंग। तो ध्यान रखिएगा चेन्नई सुपर किंग। इसके बाद है कि राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्यों की संख्या है, तो वो है 245। ध्यान रखिएगा 245। और अधिकतम कितना है, तो वो है 250। ध्यान रखिएगा। और राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति। तो जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, ये कौन से क्रम के हैं, तो 16वें क्रम के हैं। ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है,
तो वो है 80 में किया गया है। ध्यान रखिए 80 में इसका चर्चा किया गया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, चलिए इसके बाद हम लोग देते हैं कि मिस वर्ल्ड कौन है, तो कैरोलिना बिलेवास्का है 2022 में। ध्यान रखिएगा कि 2022 में कौन मिस वर्ल्ड चुना गई है, तो कैरोलिना बिलेवास्का जो पोलैंड की है। ठीक है, इसके बाद है कि गुरु गोविंद सिंह का 2019 में से कौन सा जन्म दिवस मनाया गया है। ध्यान रखना 2019 का ये प्रश्न है, आपको 2022 का याद रखना है। चलिए देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 1666 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 1666 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो पटना में हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 1708 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा कि पूछा जाएगा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 1666 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे, तो पटना में हुआ था। इनका मृत्यु कहाँ पर हुआ था, तो नांदेड़ में हुआ था। जो नांदेड़ कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। कब हुआ था, तो 1708 ईस्वी में। इसके अनुसार हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद है किसी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ध्यान रखिएगा कि जो सी सभा की स्थापना की गई थी वो कहाँ की गई थी, वो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन सी, पंजाब में की गई थी। तो ध्यान रखिएगा किसी सभा की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो पंजाब के अमृतसर में की गई थी। कब, तो 1873 ईस्वी में की गई थी। ध्यान रखिएगा 1873 ईस्वी में सिंह सभा की स्थापना की गई थी पंजाब के अमृतसर में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, चलिए देखते हैं कि कुश्ती से संबंधित निम्न में से कौन सा खिलाड़ी है। तो ध्यान रखिएगा कुश्ती से संबंधित कौन है, तो बजरंग पूनिया। इसके बाद है कि तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ पे है, तो जो तजाकिस्तान की राजधानी है वो कहाँ पे है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दुशानबे। कहाँ पे है, दुशानबे में। इसके बाद है कि जो कजाकिस्तान है, इस कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो अस्ताना है। ध्यान रखिएगा कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो अस्ताना है। इसके बाद है उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो ताशकंद है। इसके बाद है किर्गिस्तान, तो किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है, ये है बिश्केक। तो ध्यान रखिएगा तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो दुशानबे है। इसके बाद है कि अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है, तो जो अनुच्छेद 117 का संबंध है वो किससे है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वित्त विधेयक से। ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है, तो वो है वित्त विधेयक से संबंधित है। इसके बाद है धन विधेयक की परिभाषा किस आर्टिकल में की गई है, तो अनुच्छेद 110 में की गई है। इसके बाद है एक नौकरी एक परिवार योजना किस राज्य का है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सिक्किम। एक नौकरी एक परिवार योजना किस राज्य की है, तो ये सिक्किम राज्य की है। ध्यान रखिएगा कंचनजंगा जो चोटी है वो कहाँ पे है, तो वो है सिक्किम में है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है और ये भी ध्यान रखिएगा भारत के 22वां राज्य के रूप में कौन सा गठन किया गया था या स्थापना किया गया था, तो सिक्किम राज्य को किया गया था। इसके बाद है कि वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है, तो जो वज्र प्रहार है ये युद्ध अभ्यास है ये किन दो देशों के बीच होता है, ये भारत और यूएसए के बीच होता है। ध्यान रखिएगा कि वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, एक का नाम ही है युद्ध अभ्यास, तो किसके बीच होता है, ये अमेरिका और भारत के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। इसके बाद है कि वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा इनका जो जन्म हुआ था, वर्धमान महावीर का जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे, तो हुआ था कुंडग्राम में। ध्यान रखिएगा कि वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इसके बाद है इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 468 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा 468 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। और इनके बचपन के नाम क्या था, तो बचपन के नाम था वर्धमान। तो ध्यान रखिएगा वर्धमान। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है महावीर स्वामी को। और ये जैनों के कौन से गुरु थे, तीर्थकर थे, तो वो थे 24वें क्रम के। 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। इसके बाद है कि सिलवास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो जो सिलवास घास का मैदान पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि जो सिलवास का घास मैदान है ये दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी घाटी में पाया जाता है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो पंपास हैं ये भी पंपास कहाँ पाए जाते हैं, तो अर्जेंटीना में पाया जाता है। इसके बाद है कैंपोस कहाँ पाया जाता है, तो ये ब्राज़ील में पाया जाता है। उसके बाद है प्रेयरी कहाँ पाई जाती है, तो अमेरिका में पाई जाती है, उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। इसके बाद है अस्टेपीज कहाँ पाए जाते हैं, तो एशिया और यूरोप में पाई जाती हैं। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो वेल्स है, वेल्स ये कहाँ पाया जाता है, तो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है।
इसके बाद है सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो अफ्रीका में पाया जाता है। इसके बाद है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है, तो लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप चढ़ाया जाता है, तो चढ़ाया जाता है जस्ता का। ध्यान रखिएगा, जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है यसद लेपन। क्या कहा जाता है, तो यसद लेपन, यसद लेपन। ध्यान रखिएगा कि लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यसद लेपन कहलाती है। इसके बाद है कि CaSO4 इंटू 2H2O का रासायनिक नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि जो देख रहे हैं CaSO4 इंटू 2H2O किसका रासायनिक नाम है, तो ये जिप्सम का है। ध्यान रखिएगा जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है, तो वो होता है CaSO4 इंटू 2H2O होता है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जिप्सम से ही किसका प्राप्ति होती है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होती है, इसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो ध्यान रखिएगा कि पूछा जाए कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 इंटू 2H2O होता है। इसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। इसके बाद है कि वास्को डी गामा भारत कब आए थे, तो वास्को डी गामा भारत कब आए थे, तो वो आया था 1498 ईस्वी में आया था। कब, तो 17 मई 1498 ईस्वी को आया था। कौन, तो वास्को डी गामा। कहाँ पे पहुंचा था, तो कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था, जिसकी भव्य स्वागत किसके द्वारा किया गया था, तो राजा जमोरिन के द्वारा किया गया था, जमोरिन के द्वारा किया गया था। और ध्यान रखिएगा कि कौन सा पथ प्रदर्शक था इनको रास्ता दिखाने वाला, तो वो था अब्दुल मनीर। अब्दुल मनीर इसे यानी वास्को डी गामा को रास्ता दिखाया था भारत का। इसके बाद है कि सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है, तो जो सुल्तान अजलन शाह कप हैं वो किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। और हैं जैसे संतोष ट्रॉफी है, डुरंड कप है, ये सभी किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। इसके बाद है कैमूर वन अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, तो ध्यान रखिएगा कि जो कैमूर वन अभ्यारण्य है ये कहाँ पे है, तो बिहार राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा। और भीम बांध ये कहाँ पे है, तो ये बिहार में है। इसके बाद है और है जैसे वाल्मीकि अभ्यारण्य, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये है पश्चिमी चंपारण में। इसके बाद है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो देखिए इसमें से छत्तीसगढ़ होगा, झारखंड से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से गुजरती हैं, तो 8 राज्यों से गुजरती हैं। और ध्यान रखिएगा कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोला जाता है। और कर्क रेखा को भारत में कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो वो है माही नदी। ध्यान रखिएगा कि माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, तो दो बार काटती है। इसके बाद है कि नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध किस संबंध से है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साहित्य के क्षेत्र से। ध्यान रखिएगा कि नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध किससे है, तो वो है साहित्य के क्षेत्र से। इसके बाद है कि ट्रेन 18 का नया नाम क्या है, तो ट्रेन 18 का नया नाम क्या है, तो वो है वंदे भारत एक्सप्रेस। ध्यान रखिएगा कि जो ट्रेन 18 है इसका नया नाम क्या रखा गया है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है ये सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो वाराणसी से दिल्ली के बीच चली थी। ध्यान रखिएगा कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस थी किन 2 स्टेशनों के बीच पहली बार चली थी, तो वाराणसी से दिल्ली के बीच ये पहली बार चली थी। इसके बाद है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है कि कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा इसे हो गया पहला हिरण घास, ये तो होगा नहीं। इसके बाद है घास हिरण शेर, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। पहले होगा यहाँ पे घास को कौन खाता है, हिरण, और हिरण को कौन खाता है, शेर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। इसके बाद है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018, तो दोस्तों आप लोग को 22 का याद करके रखना है, किसे दिया गया है, तो दामोदर मौजो को दिया गया है, दामोदर मौजो को दिया गया है। ठीक है, कोंकणी भाषा के लिए दिया गया है। ध्यान रखिएगा कोंकणी भाषा के लिए दिए गए हैं। कौन से क्रम के, तो 57 क्रम के दिया गए हैं इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया है। इसके बाद है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था, तो गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी, वो किया गया था विश्वामित्र मुनि के द्वारा किया गया था। और गायत्री मंत्र का चर्चा किसमें है, तो ऋग्वेद के
तीसरे मंडल में है। ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में कौन सा है, किसकी चर्चा की गई है, तो गायत्री मंत्र। किसको समर्पित है, तो सावित्री को। ध्यान रखिएगा कि सावित्री को ये गायत्री मंत्र समर्पित है। किसके द्वारा रचना की गई थी, तो विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। इसके बाद है कि क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो मैक्स प्लांक के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा कि क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था। कब, तो 1900 ईस्वी में दिया गया था। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो वो है काली मिट्टी। कौन सी है, तो काली मिट्टी। इसे रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। रेगुर मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है, तो काली मिट्टी। और ये कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है। ध्यान रखिएगा कि भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, वो होता है गुजरात में। ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक कपास का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो गुजरात में। इसके बाद है कि नहावा सुआ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा कि जो नहावा सुआ जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, ये किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ध्यान रखिएगा। इसका जो निर्माण किया गया था, तो मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए। ध्यान रखिएगा कि मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किसका निर्माण किया गया था, तो नहावा सुआ, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसके बाद है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अनवांटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसकी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पी चिदम्बरम। ध्यान रखिएगा कि अनवांटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो पी चिदम्बरम के द्वारा लिखी गई है। और ध्यान रखिएगा कि जो पी चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पे है, तो ये है तमिलनाडु में। ध्यान रखिएगा कि पी चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में। इसके बाद है कि पाक जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा कि जो पाक जलडमरू मध्य है ये कहाँ पे स्थित है, ये है भारत और श्रीलंका के बीच। ध्यान रखिएगा कि भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है, तो पाक जलडमरू मध्य है करता है, और ये कहाँ पे स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर है, ध्यान रखिएगा इसमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मणिपुर। ध्यान रखिएगा मणिपुर। तो वही है जो पीछे इसका चर्चा हो चुका है कि जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से गुजरती हैं, तो 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। जैसे गुजरात हो गया, इसके बाद राजस्थान हो गया, राजस्थान के बाद एमपी हो गया, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, इसके बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है मणिपुर, जो है कर्क रेखा के ठीक ऊपर है। ध्यान रखिएगा कि जो मणिपुर है वो कर्क रेखा के ठीक क्या है, तो ऊपर है। इसके बाद है होंडुरास की राजधानी कहाँ पे है, तो होंडुरास की जो राजधानी है वो कहाँ पे है, वो है टेगुसिगलपा। कहाँ पे है, तो टेगुसिगलपा। होंडुरास की राजधानी कहाँ पे है, तो टेगुसिगलपा में है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। इसके बाद है कि संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित कब किया गया था, तो ध्यान रखिएगा कि संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था, तो वो किया गया था 1949 ईस्वी में किया गया था। ध्यान रखिएगा कितने सदस्यों के द्वारा किया गया था, तो 284 सदस्यों के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षरित किया गया था 1949 ईस्वी में। इसके बाद क्वेश्चन है, और ध्यान रखिएगा कि 26 नवंबर 1949 को हुई भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था, यानी स्वीकृति मिली थी। ठीक है, और 26 नवंबर को ही क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय कानून दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है कि लिविंग नो वन बिहाइंड किस दिवस की थीम रखी गई है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विश्व जल दिवस। ध्यान रखिएगा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। इसके बाद है महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद है कि एवरी वोट्स काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियास इलेक्शन, ये किसकी पुस्तक है, तो ये पुस्तक, इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नवीन चावला की। ध्यान रखिएगा कि एवरी वोट्स काउंट्स नामक पुस्तक किसकी है, तो ये है नवीन चावला की है। इसके बाद है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा
कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाए जाते हैं, तो अनुच्छेद 356 और 365। ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा 2 और 4, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। तो ध्यान रखिएगा कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, ये लगाया जाता है 356 और 365 के तहत। इसके बाद है कि पंचायती राज लागू करने वाला पहले दो राज्य कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा कि पंचायती राज लागू करने वाला पहला दो राज्य कौन सा है, वो है राजस्थान। ध्यान रखिएगा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा कब, तो 1959 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कि पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो है राजस्थान है, और दूसरा राज्य कौन सा है, तो वो है आंध्र प्रदेश। कब, तो 1959 ईस्वी में सबसे पहले कहाँ पे, तो राजस्थान के नागौर में लागू की गई थी। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है, तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।